समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बड़े भाई रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शकों को सौंप दिया, परंतु चंद्रगुप्त ने शकों के पंजे से ध्रुव स्वामिनी को युद्ध करके छुड़ाकर स्वयं उससे विवाह कर लिया। समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके बहुत से पुत्र और पौत्र थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामगुप्त था। समुद्रगुप्त के मरने के बाद उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से जिसके अंश मात्र उपलब्ध है, यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी अथवा ध्रुव स्वामिनी था। रामगुप्त बड़ा ही निकम्मा तथा कायर सम्राट था। कहा जाता है कि रामगुप्त का एक शक सम्राट के साथ संघर्ष हुआ था। इस युद्ध में शकों ने रामगुप्त को घेर लिया था। इस प्रकार रामगुप्त की प्रजा घोर विपत्ति में पड़ गई थी। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक शासकों को सौंपने का फैसला कर लिया। ध्रुव देवी ने अपने पति का घोर विरोध किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई के इस कार्य की निंदा की तथा घोर विरोध किया। उसने साम्राज्य की मान मर्यादा की रक्षा के लिए ध्रुव देवी के भेष में जाकर शक राजा की हत्या कर दी। इस कार्य से चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी प्रजा तथा ध्रुव देवी की नज़रों में ऊपर उठ गया। घटना के बाद दोनों भाइयों में अनबन हो गई। रामगुप्त में चंद्रगुप्त के प्राण लेने के लिए षड्यंत्र करने लगा। अतएव चंद्रगुप्त ने आत्मरक्षा के लिए पागलपन का बहाना कर दिया। अवसर पाकर उसने रामगुप्त की हत्या कर डाली और उसकी विधवा से विवाह करके स्वयं सम्राट बन बैठा। रामगुप्त ने किस शासक के साथ युद्ध किया, यह कौन था, इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इस बात को लेकर भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि रामगुप्त तथा शक नरेश के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था। हर्षचरित के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक नरेश की हत्या हरिपुर में की थी और अन्य इतिहासकारों की अलग अलग मंशा है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का एक महान शक्तिशाली शासक एवं कुशल प्रशासक था। गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त तथा उसकी महिषी दत्त देवी से उत्पन्न हुआ था। गुप्तकालीन लेखों में उसे तत्पग्रहित अर्थात उसके द्वारा चुना गया कहा गया है। कुछ विद्वान इसी आधार पर यह मत प्रतिपादित करते हैं कि स्वयं समुद्रगुप्त ने ही चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, परंतु हम रामगुप्त के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। कुछ विद्वान तत्पग्रहित पद का प्रयोग मात्र निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए किया गया ऐसा मानते हैं। अभिलेखीय स्रोतों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक अर्थात कुल 40 वर्षों तक शासन किया। अपने इस दीर्घ शासन काल में गुप्त वंश की ख्याति को उच्च चोटी तक पहुंचा दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कुशल कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी सम्राट था, जिसने विक्रमादित्य एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त की जानकारी की यदि हम बात करें तो विष्णु पुराण एवं वायु पुराण में चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख है। साथ ही नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, मांडव नीति शास्त्र नाटकों में देवी चंद्रगुप्तम व मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और भी उसी समय की अगर हम देखें तो कुछ लोग कालिदास को भी उसी के समय का समकालीन मानते हैं, तो कालिदास की रचनाओं को भी उसके समय के समाज और राजनीति के शासन की व्यवस्था को झांकी देख सकते हैं। विदेशी यात्री फाहियान 5वीं सदी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था और 14 वर्ष तक भारत में रहा। उसने विशेष रूप से भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। वह मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के विषय में जानने के लिए फाहियान का यात्रा विवरण एक महत्वपूर्ण स्रोत भी की भूमिका निभाता है। कई अभिलेख हैं जैसे मथुरा स्तंभ लेख, गढ़वा शिलालेख, सांची लेख, उदयगिरी गुहा लेख, मथुरा लेख, महरौली लौह स्तंभ। इनसे भी चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 2 प्रकार के छत्रधारी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती है। इन मुद्राओं से भी चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। गुप्त राजाओं ने विदेश नीति के अंतर्गत वैवाहिक संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता समुद्रगुप्त एवं पितामह चंद्रगुप्त प्रथम की भांति ही अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अन्य राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राय चौधरी महोदय का मत है कि वैवाहिक संबंध बनाना गुप्तों की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गया था। अतः वैवाहिक संबंध की यह नीति जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जारी रखी। चंद्रगुप्त द्वारा बनाए गए वैवाहिक संबंधों का विवरण भी
इस प्रकार है जैसे कि नागवंश के साथ संबंध था उनका। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने कई नाग राजाओं को जीता था। यह नाग राजा मथुरा, अहिच्छत्र, पद्मावती आदि में शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नागवंश की शक्ति प्रभावशाली बन गई थी। नागवंश का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्री प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई। आर.सी. मजूमदार अपनी पुस्तक वकाटक गुप्त में में लिखते हैं कि नागवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनका समर्थन प्राप्त कर लिया था, जो गुप्तों की स्थापित चक्रवर्ती स्थिति के दृढ़ीकरण में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। वाकाटकों के साथ भी इनका संबंध रहा है और वह इनके लिए हितकारी साबित हुआ है। वहीं कदम वंश के साथ भी इनका संबंध रहा। तालकुंट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि काकुत्स्य वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त राजकुमार से किया था। कदम्बों का शासन कुंतल से में था एवं यहाँ शासक गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। माना जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। भोजकृत श्रृंगार प्रकाश एवं क्षेमेंद्रकृत औचित्य वीर से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को दूत बनाकर कुंतल भेजा था, जहाँ से वापस लौटकर कालिदास ने यह सूचना दी थी कि वहाँ का राजा भोग विलास में लिप्त है। डीसी सरकार का विचार है कि कदम राजा ने अपनी एक पुत्री का विवाह नरेंद्र सेन वाकाटक के साथ तथा दूसरे का चंद्रगुप्त के पुत्र या पोते के साथ किया था। कदम के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त की ख्याति सुदूर दक्षिण तक फैल गई थी तथा इस मित्रता ने गुप्त साम्राज्य को ठोस सुरक्षा प्रदान की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के समान ही एक कुशल योद्धा था। विरासत में उसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, जिस कारण उसे साम्राज्य निर्माण की आवश्यकता नहीं थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। उदयगिरी गुफा अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने संधि विग्रहिक मंत्री वीरसेन के साथ समस्त पृथ्वी को जीतने के विचार से निकला था। समस्त पृथ्वी का अर्थ है कि समुद्र के दोनों ओर जो भारत फैला हुआ है। चंद्रगुप्त की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय पश्चिम तथा उत्तर प्रदेश की विजय है। वासुदेव उपाध्याय अपनी पुस्तक गुप्त साम्राज्य के इतिहास में प्रयाग प्रशस्ति का संदर्भ लेते हुए लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि चंद्रगुप्त के पिता ने समस्त दक्षिणापथ के राजाओं को परास्त कर उन्हें विनीत होने का पाठ पढ़ाया था। उनकी स्त्री का हरण कर उन्हें श्रीहत बनाकर अपना सामंत बनाया था, परंतु ऐसे राजा की तलवार की तीक्ष्णता से उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के राजा परिचित नहीं हुए थे। उन्हें समुद्रगुप्त की कृपाण की कठोरता का परिचय नहीं मिला था, पर चंद्रगुप्त द्वितीय की इस उदयमान विक्रमादित्य की प्रखर किरणों से वे अछूते न बच सके तथा कुछ ही काल के बाद उनके प्रबल बाहुओं के बल का उन्हें अंदाजा मिल गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने न केवल उत्तरी तथा पश्चिमी राजाओं को ही परास्त किया, बल्कि उसकी दिग्विजयहीन बहुओं ने बलक अर्थात बैक्ट्रिया तक साम्राज्य की सीमा को विस्तृत कर दिया था तथा उस सुदूर प्रदेश में भी इसकी विजय वैजयंती को स्थापित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्रक्रिया में पश्चिम भारत के शकों की शक्ति का उन्मूलन किया था। शक गुजरात के काठियावाड़ में शासन कर रहे थे। प्रयाग प्रशस्ति में शक मरुंड जाति का उल्लेख है। उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रभुता मान ली थी, लेकिन समुद्रगुप्त ने इन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया था। इन जातियों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पराक्रम से पराजित किया था। विशाखादत्त कृत देव चंद्रगुप्तम नामक नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है, जिनके शासनकाल में शक आक्रमणकारियों ने ऐसी संपूर्ण या संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को छोड़कर शांति स्थापित करने का विचार करना पड़ा। रामगुप्त की इस कायरता से क्षुब्ध होकर उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थिति को संभालने के उद्देश्य से स्वयं ध्रुव देवी का वेश बनाकर शक शिविर में जाने का योजना बनाई, और जब इस प्रकार वह तथा उसके साथी अधिपति के पास स्त्री वेश में पहुँचे और शक शासक चंद्रगुप्त को ध्रुव देवी समझ उनकी ओर बढ़ा, तब छद्म वेशधारी चंद्रगुप्त ने शक राजा की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने कायर भाई की भी हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर ध्रुव देवी से विवाह कर। अनेक विद्वान इस कथा को काल्पनिक मानते हैं। इस घटना का उल्लेख किसी गुप्त लेखों में नहीं हुआ है, परंतु इसका वर्णन हम अनेक परवर्ती स्रोतों में प्राप्त होता है। बाण के हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के शक संवत 795 के संजन ताम्रपत्र और गोविंद चतुर्थ की सांगली व खंभात ताम्रपत्र में इस घटना का उल्लेख मिलता है। राजा होने के बाद चंद्रगुप्त ने शकों
का पूर्णतः उन्मूलन करने के लिए एक व्यापक सैनिक अभियान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के प्रमाण उसके तत्कालीन उत्कीर्ण अभिलेख सिक्कों तथा प्रचलित दंत कथाओं से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन का उदयगिरी गुहा अभिलेख तथा सनकानिक महाराज के जो चंद्रगुप्त का सामंत था उसके उदयगिरी गुहालेख तथा सांची लेख से भी उसके एक सैनिक पदाधिकारी आम्र कार्दवका के हैं। सम्मिलित साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के इस विजय अभियान का उद्देश्य पूर्वी मालवा के ठीक पश्चिम में स्थित शक राज्य को जीतना था। चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन शासक रुद्र सिंह तृतीय था जो युद्ध में मार डाला गया। रुद्र सिंह तृतीय की मृत्यु पश्चात गुजरात और काठियावाड़ राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना अधिकार कर लिया, राज्य में मिला लिए उन्हें। इस बात की पुष्टि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों के मुद्रा के अनुकरण पर निर्मित चांदी के सिक्के से भी की जाती है। मुद्रा शास्त्रियों एवं इतिहासकारों का यह मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ की विजय के उपरांत उस क्षेत्र के लिए रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया है। इसका कारण यह था कि उसके क्षेत्र में पूर्व शकों का शासन था और शक शासन के अंतर्गत वहां रजत मुद्राएं प्रचलित थी। यद्यपि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मालवा, गुजरात, काठियावाड़ के विजय की स्थिति ठीक ठाक ज्ञात नहीं है, किंतु यह विजय उसके शासन के अंतिम काल में हुई होगी। गुप्त राजाओं में चांदी के सिक्के जारी करने का वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। चंद्रगुप्त के सिंह निहंत शैली के सिक्के भी इस ओर इंगित करते हैं कि उसने गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि सिंह इस क्षेत्र का विशिष्ट पशु था। चंद्रगुप्त द्वितीय की इस विजय ने उसकी ख्याति चारों ओर फैला दी। संवत अपनी इसी ख्याति के बाद उसने विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण की थी। शकों का राज्य गुप्त राज्य में मिल जाने के बाद गुप्त राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक हो गया था। दिल्ली में मेहरौली से प्राप्त लौह स्तंभ पर चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिसने बंगाल के युद्ध क्षेत्र में मिलकर आए हुए अपने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था, जिसकी भुजाओं पर तलवार द्वारा यश लिखा गया था, जिसने सिंधु नदी के सातों मुख और पार कर युद्ध में बहेलकों को जीता था, जिसके प्रताप से सौरभ से दक्षिण का समुद्र तट भी सुवासित हो रहा था। प्राप्तेन स्वभुजार्तिन च अपना बाहुबल से अपना राज्य प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक शासन किया। अभिलेख के अनुसार यह लेख राजा के मरणोपरांत उत्कीर्ण कराया गया था। मेहरौली लेख में ना ही किसी तिथि का वर्णन है और ना ही राजा का पूर्ण नाम अंकित है, जिस कारण राजा को लेकर विद्वान गण एक मत नहीं है। विक्रमादित्य तक जितने भी चंद्र नामक शासक हुए हैं उनका समीकरण लौह स्तंभ से वर्णित चंद्र नामक शासक से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। विसेंट स्मिथ तथा अन्य इतिहासकार का मत है कि यह लौह स्तंभ वर्णित चंद्र नामक राजा गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है। लेख में वर्णित चंद्र राजा की उपलब्धियों को चंद्रगुप्त द्वितीय के पक्ष में लागू करना अधिक तर्कसंगत पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कई विजय अभियान किए गए, जिसमें बंगाल विजय मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि चंद्र नामक राजा ने बंगाल के युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रुओं को एक संग भेजा और वहां भेजकर उसे पराजित किया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने चंद्रवर्मा को हराकर बंगाल के पश्चिमी भाग जीत लिया था। समुद्रगुप्त के शासन के समय में गुप्तों की पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी सीमाओं पर 5 राज्य थे। इन राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर रामगुप्त के शासन में यह राज्य पुनः स्वतंत्र होकर अपना एक संघ बना लिया था। इसी संघ को बंगाल के युद्ध में चंद्र ने पराजित किया था।